गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर की लेक्चर नंबर 5 की। अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, अब तक मैंने 4 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं। अपनी जो फर्स्ट यूनिट थी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, और मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं थी, छोटी सी यूनिट थी। आज का जो लेक्चर है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, अगर 20 क्वेश्चन अगर पूछे गए ना, तो आज के लेक्चर से 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का। ठीक है, अपन बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, और जो जितने भी क्वेश्चन है ना उनको एक बार कवर करने की कोशिश करना। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी लगा दूंगा, या शुरुआत में लगा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद में आप लोगों को आंसर मिलते जाएंगे उनके, कि कौन इस लेक्चर को देखने के बाद और इससे पहले के जो लेक्चर है उनको देखने के बाद अगर फिर भी आपको लगे कि कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है और इस जो चारों पांचों वीडियो हैं उनके अंदर उसका आंसर नहीं है, तो एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएं कि सर ये आंसर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर आपके वीडियो में नहीं है। तो उन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है एक बार इनको देख लो, इसके बाद अपना आज शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख लिए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। वीडियो को रोक के देख लेना इन क्वेश्चंस को। आज अपना जो लेक्चर है इसके अंदर अपनी जो हेडिंग है वह है HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस एप्लीकेशन। जो अपना ये था, अपना कॉन्सेप्ट था, इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब इस मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर डाला था, एक पियर्सन की थ्योरी डाली थी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपन को उस थ्योरी से मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। वहाँ पर ये बोला जाता है कि हार्ड इंटरेक्शन होता है वो मोर फेवरेबल होता है, मतलब ज़्यादा अगर हार्ड इंटरेक्शन या सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो उससे बनने वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय सॉफ्ट हार्ड या हार्ड सॉफ्ट के। ये बात दिमाग में रखनी है आपको। इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे यूनिट्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चनों के आंसर आप पेपर में दिए होते हैं, बस अपन को पहचानना होता है। जैसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स दिए और उसकी स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो वो पहले बोलेगा ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, क्यों। तो आप लोग बता सकते हो कि जो स्टेबल है वो क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है या सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है। अगर अनस्टेबल है तो आप लोग लिख सकते हो कि इसमें हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है, अगर आपको नहीं आता हो तब भी। बट थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, इनमें से एक स्पीसीज का तो पता ही होना चाहिए कि हार्ड है या सॉफ्ट है, जब आप लोग आराम से आंसर दे पाओगे। तो आज अपनी जो लेक्चर है उसकी स्टार्ट करते हैं HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन से। तो आप लोग हेडिंग डाल दो HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग, और इससे एप्लीकेशन के अंदर 10-12 एप्लीकेशन है, उन सबको अपन एक एक को देखते चलेंगे, जिससे अपन को हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जहां तक है मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ पर देखो मैंने लिखे हैं 2 एप्लीकेशन लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अपन आज जो फर्स्ट अपनी एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों का स्थायित्व। अब देखो इसमें भी अपन को ये देखना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं। तो ये बोला जाता है कि जहां सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा ना, वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल होगा, और जिसमें हार्ड इंटरेक्शन होगा वो स्टेबल होगा, जबकि सॉफ्ट हार्ड या हार्ड सॉफ्ट जो इंटरेक्शन होता है वो अनस्टेबल होता है। तो आप लोग पहली हेडिंग डाल दो संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। लिखो इसमें पियर्सन वाली बात बताऊंगा। सन 1963 में, 1963 में, सन 1963 में पियर्सन ने संकुलों के स्थायित्व को कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर समझाया। कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर समझाया। कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर समझाया। माना एक संकुल ए बी, अब इसमें ए तो एसिड और बी बेस है। अगर यहाँ पर दोनों के दोनों सॉफ्ट है या हार्ड तो वो स्टेबल होता है, वरना अगर हार्ड ले ले एक सॉफ्ट ले ले तो अनस्टेबल होता है। माना एक संकुल ए बी अम्ल ए तथा क्षार बी के संयोग से निम्न प्रकार बना है। अम्ल ए तथा क्षार बी के संयोग से निम्न प्रकार बना है।
अम्ल हो गया, क्षार हो गया, एसिड और बेस, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया अपना संकुल। अब देखो यहां पे अम्ल को लुईस अम्ल बोल सकते हैं, लुईस क्षार बोल सकते हैं, आपस में इंटरेक्शन होती है ना। ये कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा? तो ये बोला था ये कॉम्प्लेक्स जब स्टेबल होता है जब दोनों एसिड और बेस दोनों के बीच में सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा हो या दोनों के बीच में हार्ड इंटरेक्शन हो रहा हो, तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल होता है, बजाय किसके, हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड के। ये पियर्सन ने बता दिया था, मैंने वहां पर भी आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो लिखो ए बी संकुल तब सर्वाधिक स्थायी होगा, ए बी संकुल तब सर्वाधिक स्थायी होगा जब ए एवं बी, जब ए एवं बी, अब ए और बी का मतलब है अम्ल व क्षार, जब ए एवं बी दोनों कठोर अथवा दोनों मृदु अम्ल क्षार हो, दोनों कठोर अथवा दोनों मृदु अम्ल क्षार हो, ए एवं बी दोनों कठोर अथवा दोनों मृदु अम्ल क्षार हो। संकुल का स्थायित्व, संकुल का स्थायित्व न्यूनतम होगा, मतलब लिस्ट स्टेबल होंगे वो। संकुल का स्थायित्व न्यूनतम होगा कब? जब अम्ल कठोर तथा क्षार मृदु। संकुल का स्थायित्व न्यूनतम होगा मतलब कम होगा उस टाइम पे, लेस स्टेबल होगा। देन जब अम्ल कठोर तथा क्षार मृदु हो, अथवा और कौन सी कंडीशन हो सकती है? इसका विपरीत अर्थार्थ, अथवा इसका विपरीत अर्थार्थ अम्ल मृदु तथा क्षार कठोर होगा, इसका विपरीत अर्थार्थ अम्ल मृदु तथा क्षार कठोर होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना, ऐसे कैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे AgI2 माइनस स्थायी है जबकि AgF2 माइनस अस्थायी है, क्यों? अब आप लोगों को पता होना चाहिए Ag तो क्या होता है, सॉफ्ट, और I भी क्या होता है, सॉफ्ट। Ag क्या होता है, सॉफ्ट, ये क्या होता है, हार्ड। तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है ना स्टेबल है, तो आपको अगर एक भी पता है, जैसे Ag के बारे में जानते हो आप, ये सॉफ्ट है, तो सीधी सी बात है इसके साथ अगर ये स्टेबल है तो इसके साथ जो लगने वाली चीज वो भी सॉफ्ट बता दो, आंसर अपना क्लियर हो जाएगा। इसमें बता दो हार्ड और सॉफ्ट, इसकी वजह से अनस्टेबल है। जैसे AgI2 माइनस स्थायी होता है जबकि AgF2 माइनस अस्थायी होता है। अब यहां क्वेश्चन पूछा क्यों, तो उसका अपन आराम से रीजन दे देंगे, लिख देना वहां पर पियर्सन थ्योरी के अनुसार कौन कौन सा जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल होता है, कौन कौन सा इंटरेक्शन अनस्टेबल होता है। जहां स्टेबल होता है उसके लिए अपन आंसर अपन आराम से लिख सकते हैं, अस्थायी है तथा इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लोगे या मैं लिखा दूं? थोड़ा वो तो बता ही देता हूं मैं, क्या रीजन है इसका। जो इनका निर्माण होता है ना उनको देखो आप, Ag प्लस और 2I माइनस, ये है। अब Ag प्लस आप लोगों को भी पता होता है क्या होता है, मृदु अम्ल होगा या क्षार होगा, जितने भी मेटलाइन अम्ल होंगे भाई ये मृदु क्षार है। और जो बनने वाला इंटरेक्शन कौन सा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा ना यहाँ पे, तो अपन बोलेंगे स्थायी या स्टेबल। मृदु मृदु अंतरक्रिया हो गई है ना, अंतरक्रिया मृदु मृदु क्रिया लिख देता हूँ भाई, अंतरक्रिया लिखने में मुझे परेशानी हो रही है। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया अपना, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे आयन, स्टेबल आयन, आयन है ना। क्यों है स्टेबल? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से। ऊपर वाले में देखो फ्लोराइड वाले में क्या होता है, इसके नीचे लिखूंगा मैं, तो इसको मिटा दूं, देख लिया आप लोगों ने, मिटा देता हूं। 2F माइनस और ये हो गया
AgF2-। देखो यहाँ पर वही मृदु अम्ल हो गए, कठोर क्षार। ये क्या बोलेंगे अपन, अस्थायी आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्थायी आयन। तो ये अगर पूछ ले तो आप लोग बताओगे, ये मत बोलना सर आपने कुछ नहीं लिखाया था इसमें। मैंने लिखा हूँ बार बार, मैंने पियर्सन थ्योरी बता दी है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट वाला पता चल गया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मेरे हिसाब से आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा। सेकंड लिखो आप लोग, सेकंड लिखो। धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। ये पूछ लेता भाई, पूछा है इसने कि कौन से 3 क्षारों के नाम पूछ रहा था वो। धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, इंग्लिश में लिख लेना भाई। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट। पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट। देखो इसमें ये बोला जाता है, होता क्या है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पीडी और पीटी का। तो ये जो ऐसे कैटालिस्ट होते हैं, इनके सरफेस पर जो लिगेंड है ना वो आके चिपक जाएंगे, और चिपक जाने की वजह से, अभी इसका रीजन कहां से समझेंगे अपन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से। तो इनके जो ब्लॉक होते हैं ना उनको बंद कर देते हैं, और जो पीडी हुआ और या प्लेटिनम हुआ, जो ये धातु होती है, इनको ये क्या करते हैं, पॉइजनस कर देते हैं। जिसमें कौन कौन आता है तुम्हारा, कार्बोनिल गैस आती है, ओल्फिन्स आते हैं, पोस्पिन आती है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर कि पीडी व पीटी को विषाक्त करने वाले 3 क्षारों के नाम लिखो। तो ओल्फिन्स हो गए, ओल्फिन का मतलब समझते हो ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एसिटिलीन हो गया, कार्बोनिल हो गया, पोस्पिन हो गए। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखो धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन या पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटालिस्ट लिखो। इसमें धातु उत्प्रेरकों का कुछ पदार्थों द्वारा, धातु उत्प्रेरकों का कुछ पदार्थों द्वारा, धातु उत्प्रेरकों का कुछ पदार्थों द्वारा विषाक्त होना, मतलब जहरीला होना, विषाक्त होना, विषाक्त होना, कठोर कठोर व मृदु मृदु, कठोर कठोर व मृदु मृदु सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। कठोर कठोर व मृदु मृदु सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। कठोर कठोर व मृदु मृदु सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। मृदु धातुएं, मृदु धातुएं सॉफ्ट मेटल्स, मृदु धातुएं जैसे पीडी एवं पीटी, यही पूछता है, सीधा सीधा पूछता है पीडी व पीटी के साथ लगने वाले विषाक्त करने वाले लिगेंडों के नाम बताओ। तो लिगेंडों के नाम लिखा रहा हूं भाई मैं। ठीक है, मृदु धातुएं, धातुएं जैसे पीडी एवं प्लेटिनम उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। पीडी एवं पीटी उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है तथा यह आसानी से, अब इसमें देखो लिगेंडों के नाम आ रहे हैं, तथा यह आसानी से CO, कार्बोनिल वाला है, कोबाल्ट वाला नहीं है भाई, CO, ओलिफिन, ओलिफिन का मतलब समझते होंगे, मैं नहीं बताऊं, ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन वगैरह है ना, ओलिफिन, पोस्पिन, आर्सिन, 2 ही पूछा था उसने, तो मैंने 4 बता दिए। ऑर्सिन लिगेंडों द्वारा विषाक्त हो जाती है, ऑर्सिन लिगेंडों द्वारा विषाक्त हो जाती है। और ये जितने भी लिगेंड है ना, ये है मृदु क्षार, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, CO, ओलिफिन, पोस्पिन, ऑर्सिन, सबके सब क्या है, मृदु क्षार है। और मृदु धातु है तो इसमें क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो कैटालिस्ट होती है उनकी सरफेस को ये ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से वो जहरीली हो जाती है, द्वारा विषाक्त हो जाती है। क्योंकि ये सभी लिगेंड
धातु की सतह पर, क्योंकि ये सभी लिगेंड धातु की सतह पर प्रबलता, मजबूती से, स्ट्रांगनेस से, प्रबलता से अवशोषित होकर, एब्जॉर्ब होकर उसकी क्रियाशील स्थितियों को घेर लेते हैं, जिससे इसका उत्प्रेरक गुण समाप्त हो जाता है, जिससे इसका उत्प्रेरक गुण समाप्त हो जाता है। मृदु धातु उत्प्रेरक, मृदु धातु उत्प्रेरक कठोर लिगेंडों, हार्ड लिगेंड्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन युक्त लिगेंडों से क्रिया नहीं करते, तो ये अपने बात होगी धातु उत्प्रेरकों का जो विषाक्त गुण है उसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, जो अपने पैलेडियम था वो प्लेटिनम था, उस धातु के साथ कौन कौन से जो लिगेंड है वो जुड़ते हैं, ठीक है, ये विषाक्त करते हैं, तो मैंने वो बता दिया। अब अगली प्रॉपर्टी लिखो या अगला इसका उपयोग लिखो, खनिजों की प्राप्ति। थर्ड लिखो इसमें खनिजों की प्राप्ति, क्योंकि ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, पहले इनसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार, खनिजों की प्राप्ति। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो अपना ये Ag+ होता है वो किस रूप में पाया जाता है, Cu+ किस रूप में पाया जाता है। तो लिगेंड जो अपनी मृदा धातुएं होती है वो बोलेगा ये किस रूप में पाई जाती है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे किस रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं या और किसी रूप में पाए जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दो खनिजों की प्राप्ति, अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बोल रहा हूँ हर प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वो प्रॉपर्टियां करवा रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो अक्रेंस ऑफ मिनरल्स। लिखो इसमें भू परपट्टी में, जो जमीन होती है ना, जमीन के अंदर अपनी जो खाने वाने होती है उनमें, भूपरपट्टी में पाए जाने वाले खनिजों को इस सिद्धांत के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, इस सिद्धांत के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। कठोर अम्ल, हार्ड एसिड्स, कठोर अम्ल आयनों जैसे कैल्शियम+2 Mg+2, कठोर अम्ल आयनों जैसे कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2 तथा एल्यूमिनियम+3 अब देखो ये तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप लोगों ने लिख लिया कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2 तथा एल्यूमिनियम+3 आदि, CaCO3, MgCO3 तथा Al2O3 के रूप में खनिजों में पाए जाते हैं, Al2O3 के रूप में खनिजों में पाए जाते हैं, ये रूप में खनिजों में पाए जाते हैं, क्योंकि CO3-2 तथा O-2 आयन कठोर क्षार है। ये आयन कभी भी सल्फाइड के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये आयन कभी भी सल्फाइड के रूप में नहीं पाए जाते, क्योंकि S-2 सल्फाइड आयन एक मृदु क्षार है। यहां पर भी वही सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन और हार्ड हार्ड इंटरेक्शन वाली बात आ रही है, सॉफ्ट, क्योंकि S-2 सल्फाइड आयन एक सॉफ्ट बेस है या मृदु क्षार है। परंतु ये बात हो गई कि परंतु मृदु अम्लों, अब मृदु अम्लों में कौन आएगा, तुम्हारा कॉपर+ हुआ, Ag+ हुआ, परंतु मृदु अम्लों, सॉफ्ट एसिड्स, मृदु अम्लों जैसे कि Cu+,
Ag प्लस तथा Hg+2 आदि तथा Hg+2 आदि मृदु क्षार जैसे कि सल्फाइड आयन से, मृदु क्षार जैसे कि सल्फाइड आयनों से संयुक्त होकर सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त होकर सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा था कि कॉपर प्लस और Ag प्लस किस रूप में पाए जाते हैं, तो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं वो भू प्रॉपर्टी में या जो मिनरल्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिल गया, सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। सभी सीमावर्ती अम्ल जैसे कि निकिल+2, सभी सीमावर्ती अम्ल जैसे कि निकिल+2 तथा Pb+2 लेड+2 खनिजों में कार्बोनेट तथा सल्फाइड दोनों पाए जाते हैं तथा सीमावर्ती अम्ल जैसे कि निकिल+2 Pb+2 के खनिजों में कार्बोनेट तथा सल्फाइड दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रूप में पाए जाते हैं, तो अपन बोल देंगे कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये अपनी 3 एप्लीकेशन लिख ली अपन ने। वह एप्लीकेशन मैं पहले लिखवा रहा हूँ जिनके आंसर तुम लोग दिमाग से नहीं दे पाओगे। जैसे अपन बोल रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कौन किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम है, वो तो आराम से कर लोगे सब लोग आप पियर्सन थ्योरी को लगा के। बट यहाँ पर ये ऐसे कॉन्सेप्ट है या ऐसी चीज़ें जिनको अपन को एक बार अगर दिमाग में नहीं है तो उनको अपन आराम से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अगला लिखो आप लोग, हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व। हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व। हाइड्रोजन हैलाइडों का, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड आप लोगों को पता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनकी आप लोगों को हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी पता है कि जो मैंने बताया था, अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, वहां पर मैंने बताया था कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती थी उससे बनने वाला जो रेनाइन होता था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती थी और वो कठोर क्षार होता था। तो फ्लोराइड, क्लोराइड तो कठोर क्षार होते थे, जबकि अपना जो ब्रोमाइड था वो सीमावर्ती था और आयोडाइड क्या आता था, सॉफ्ट में आता था ये। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की स्टेबिलिटी, HCl, HBr, HI की स्टेबिलिटी की। और अपन को पता है अब स्टेबिलिटी में H+ क्या होता है तुम्हारा, ये तो आप लोगों को सबको पता है। H+ क्या होता है, अपना कठोर अम्ल होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जो कठोर इंट्रैक्शन होगा वहाँ पर HF, HCl, HBr, HI की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HF। ठीक है, और सबसे कम वीक कौन होता है, HI होगा ना, क्योंकि एक तो है सॉफ्ट और एक है हार्ड, तो वहाँ पर वो आसानी से टूट जाएगा। तो लिखो इसमें, हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व यद्यपि हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व यद्यपि अतिव्यापन के आधार पर सफलतापूर्वक समझाया गया है। ये तो पता ना, ओवरलैपिंग के बारे में अपन बताते हैं कौन सा बॉन्ड वीक होता है और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कि जिसकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है। ओवरलैपिंग अपन बोलते हैं ना कि जो 2 एटम्स होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है तो उनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। वहाँ पर भी सही बताया गया था, बट यहाँ पर अपन HSA भी पढ़ रहे हैं तो इसके आधार पर अपन समझा रहे हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइडों का स्थायित्व यद्यपि अतिव्यापन के आधार पर सफलतापूर्वक समझाया गया है, यह कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर भी समझाया जा सकता है। यह कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर भी समझाया जा सकता है, H+ आयन एक कठोर अम्ल है। H+ आयन एक कठोर अम्ल है। H+ आयन एक कठोर अम्ल है तथा हैलाइडों की कठोरता, इसका ऑर्डर तो आप लोग को अच्छे से पता है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तथा H+ आयन एक कठोर अम्ल है तथा हैलाइडों की कठोरता F-, Cl-, Br-, I-।
तथा हेलाइडों की कठोरता फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के क्रम में होती है। सबसे कठोर कौन है इसमें? फ्लोराइड। और सबसे सॉफ्ट कौन है? आयोडाइड। और बीच का जो ब्रोमाइड है वो सीमावर्ती है, के क्रम में होती है। अतः F माइनस कठोरतम आयन है। अतः F माइनस कठोरतम आयन है। अतः F माइनस कठोरतम आयन है, जबकि I माइनस आयन सबसे मृदु आयन है। जबकि I माइनस आयन सबसे मृदु आयन है। अब आप लोग आराम से बता सकते हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जहाँ पर हार्ड इंट्रैक्शन होगा वहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो सबसे हार्ड होता है और H प्लस भी सबसे हार्ड होता है। H प्लस और F माइनस दोनों के बीच बनने वाला जो इंट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? हार्ड इंट्रैक्शन होगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि हाइड्रोजन और आयोडाइड के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा थोड़ा वीक होगा, बिकॉज ऑफ H प्लस तो कठोर अम्ल होता है, जबकि I माइनस जो होता है अपना सॉफ्ट बेस होता है, तो वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने। जबकि I माइनस सबसे मृदु आयन है। अतः HF यहाँ लिख देना कठोर। अतः HF कठोर अम्ल सर्वाधिक स्थायी तथा HI कठोर मृदु न्यूनतम स्थायी है। अतः HI कठोर मृदु न्यूनतम स्थायी है। अतः स्थायित्व का क्रम HF HCl HBr HI। अतः स्थायित्व का क्रम HF HCl HBr HI होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये 4 प्रूफ एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ। अगले वीडियो में एक वीडियो और बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो आप लोग देखते नहीं, आप लोग देखना पसंद नहीं करते वैसे भी। तो अब जो अगला वीडियो उसके अंदर मैं एक बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चंस आप लोग कवर कर पा रहे हो बाकी वीडियो को देखकर भी, उनके अलावा जो क्वेश्चन रह गए वो अगले वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, और वो वीडियो अपने कल डाल दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा पक्का, है ना। एप्लीकेशन पार्ट था, इसका एप्लीकेशन मैंने लिखवा दी मैक्सिमम। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 की। थैंक यू सो मच, देखते रहो।